अच्छा, तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हमने अब सीख लिया है कि हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कीवर्ड्स किस तरह बना सकते हैं। अब इनको मिलाते हुए हम इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास इसका नॉलेज आ गया है कि हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं। तो हम इंस्ट्रक्शंस लिखने से पहले जो है ना, एक पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ हम इंस्ट्रक्शंस लिखें, हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, जिससे हमारी बातें सारी जो है ना हम उसको क्लियर कर लेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं और प्रोग्राम कैसे लिखने होता है। ये दोनों चीज़ें हमें उसी प्रोग्राम में क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं ये बहुत सिंपल है। ये जस्ट क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट वैल्यूज़ का, उसमें प्रिंसिपल है, नंबर ऑफ़ ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है जी, कि कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट स्टार क्लोज। उसके हम लिखते हैं जी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद हम लिखते हैं जी एंट मैन। उसके बाद हम फ्लोर ब्रैकेट एंट पी प्रिंसिपल एंड नंबर ऑफ ईयर्स सेमी कॉलन फ्लोट और एस आई। पी इज इक्वल टू 1000, एन इज इक्वल टू 3 और आर इज इक्वल टू 8.5। फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट स्टैरिक स्लैश एस आई इज इक्वल टू पी स्टैरिक, इसका मतलब है मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाय 100। प्रिंट एफ परसेंटेज एफ बैक स्लैश एन। ये सारा अब हम डिस्कस करेंगे कि ये हमने क्या लिखा है और इसका क्या मतलब है। रिटर्न 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने एक प्रोग्राम लिख लिया। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि हमने ये क्या लिखा है। ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है, इससे हमें ये पता लगता है कि हम किसी भी प्रोग्राम को किस तरह से लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को हमें लिखना हो या टाइप करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं। अब इसमें देयर आर सर्टन रूल्स about the form of a C program that are applicable to all C programs that are as under। किसी भी C प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। ये जो फॉर्म, जो C का ये फ्लो है, ये जिस फॉर्म में हमने इसको लिखा है, ये इस फ्लो में हमने इसको लिखा है, इसके कुछ रूल्स हैं। इसको लिखने के कुछ रूल्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसी प्रोग्राम में। हमें वो भी क्लियर हो जाएगा कि हमने किसी भी प्रोग्राम को किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले ईच इंस्ट्रक्शन इन अ C इज़ रिटन एज अ सेपरेट स्टेटमेंट। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। और अब देख रहे हैं जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हर इंस्ट्रक्शन अलग लाइन में लिखनी हुई है। ये हर इंस्ट्रक्शन क्या हुई है, अलग लाइन में। तो ये सबसे पहला रूल है कि जो हर इंस्ट्रक्शन होगी, ये एक इंस्ट्रक्शन बना दिया ना हमने इंट टाइप होगी वेरिएबल की, आगे हमने 2 वेरिएबल्स के नाम लिख दिए और सेमी कॉलन से उनको बंद कर दिया। तो ये एक इंस्ट्रक्शन बन गई हमारे पास। हमने यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ करते हुए एक इंस्ट्रक्शन बना ली। इस तरह हमने दूसरी इंस्ट्रक्शन फ्लोट का यूज़ करते हुए बना ली, और ये एक p इज इक्वल टू 10, ये हमने सारी, ये भी एक इंस्ट्रक्शन होगी। तो हर जो इंस्ट्रक्शन होती है C प्रोग्राम में वो एक सेपरेट लाइन पे लिखनी होती है। ठीक हो गया, ये पहला रूल हो गया। द स्टेटमेंट इन अ C प्रोग्राम मस्ट अपीयर इन द सेम ऑर्डर इन विच वी विश देम टू बी। अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं C प्रोग्राम में, हम जिस तरह चाह रहे होते हैं, क्योंकि हम जिस तरह चाह रहे होते हैं कि C प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट हो, उस तरह उस हिसाब से हमने इंस्ट्रक्शन को लिखना होता है। ये नहीं कर सकते कि हम P को ऊपर लिख दें या n इज इक्वल टू 3 को ऊपर लिख दें। मतलब हमने जिस तरह से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, हमने उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को लिखना है, क्योंकि ये जो कंपाइलर होता है ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है, ये लाइन बाय लाइन रीड करता है। इसी वजह से हमने जिस इंस्ट्रक्शन को जिस जगह पे एग्जीक्यूट कराना है उसको हमने वहाँ पे लिखना है। ठीक है, ताकि हमारे जो प्रोग्राम का फ्लो रहे वो बिल्कुल ठीक रहे और कंपाइलर को भी किसी किस्म का हमारे प्रोग्राम से इशू ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस इंस्ट्रक्शन को हमने जहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है उसी जगह पे लिखना है हमने। ठीक हो गया। अच्छा, अब कहते हैं ब्लैंक स्पेसिस में बी इंसर्टेड बिटवीन 2 वर्ड्स टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें यहाँ पे हमने ये जो चीज़ है p इज इक्वल टू 1000, तो हम इसको p स्पेस दे के स्पेस दी p के दरम्यान में इक्वल टू लिखा और फिर स्पेस दे के 1000 लिखा है। तो मतलब 2 वर्ड्स के दरम्यान स्पेस देने के
से ये होता है, एक तो आपको क्लियर हो जाता है, बीच में लफ्ज़ जुड़े जुड़े नहीं रहते, और दूसरी चीज़ हमें क्या हो जाता है कि हमारी जो रिलायबिलिटी होती है स्टेटमेंट के ऊपर, जो हम रिलायबिलिटी होती है वो ज़्यादा हमारी बेहतर हो जाती है। हमें समझ आ जाती है कि P 1000 के इक्वल है। अगर ये जुड़ के लिखा होगा तो हमें शायद हमें डिफ़िकल्टी हो कि यार ये क्या लिखा हुआ है, हमें कोई समझ नहीं आ रही है। सो स्टेटमेंट्स शुड बी इन लोअर केस लेटर्स। स्टेटमेंट जो तमाम स्टेटमेंट्स होने चाहिए वो लोअर केस में। आप देख लें यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं वो कोई भी बड़े लेटर में नहीं है, सब स्मॉल लेटर्स में है। ठीक हो गया। C has no specific rule for the position at which statement is to be written in a given line. That's why it is often called a free form of language. कहते हैं C को ये कोई रूल नहीं है कि स्टेटमेंट लाइन में किस जगह पे लिखनी होगी, तो इस वजह से C को कहते हैं ये फ्री फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। ये आपने डिसाइड करना होता है कि हमने स्टेटमेंट को किस तरह से लिखना है। ठीक हो गया। एवरी C स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विद अ सेमीकोलन, थस एक्ट एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये कहता है ये जो सेमीकोलन हमने लगाया ना, ये सेमीकोलन, ये जो सेमीकोलन है ये हर स्टेटमेंट के एंड पे लाजमी होगा। हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लाजमी होगा ताकि ये सी कंपाइलर को पता लग सके कि यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो रही है और यहाँ से अब जो आगे स्टेटमेंट चलेगी वो एक नई स्टेटमेंट होगी। तो सेमीकोलन लाजमी होता है सी प्रोग्राम में हर स्टेटमेंट के एंड पर लगाना ताकि वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पर काम कर सके। अब अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हम जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कमेंट्स, जो कि मैंने ये स्लैश डाल के और स्टार और फिर हमने स्लैश डाल के स्टार के दरमियान में ये जो कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट लिखा है और फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, ये इनको कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम टू क्लेरिफाई ईदर द पर्पज ऑफ द प्रोग्राम और द पर्पज ऑफ सम स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम। मतलब क्या होता है, ये मैंने लिखा था ना कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हमें बता रहा है कि यार ये जो प्रोग्राम नीचे लिखे जा रहे हैं ये क्या, ये एक सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेगा। और ये जो हमने फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट लिखा है इसका मतलब ये है कि ये जो SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय 100 है, ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। तो कमेंट्स किससे लिखे जाते हैं कि ताकि हमें पहली बात तो ये पता लग सके ये प्रोग्राम जो सा है ये किस चीज़ पे लिखा गया है, और दूसरी चीज़ ये पता लग सके अगर हम किसी स्टेटमेंट के ऊपर लिखते हैं कमेंट को तो इससे हमें पता लग रहा होता है कि ये स्टेटमेंट क्या कर रही है इस प्रोग्राम में, स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो दो जगह पर लिख देते हैं। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू बिगन अ प्रोग्राम विद अ कमेंट इंडिकेटिंग द पर्पज ऑफ द प्रोग्राम। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में कर लिया कि कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ही कमेंट लिख दो कि यार ये प्रोग्राम मैं किस लिए लिखने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अगली चीज़, इसका ऑथर भी लिखें एंड द डेट ऑन विच द प्रोग्राम वाज रिटन। हमें ये भी लिखना चाहिए कि ये इसका ऑथर कौन था इस प्रोग्राम को लिखने का और किस डेट को ये प्रोग्राम लिखा गया था। ये भी अच्छी प्रैक्टिस होती है। Here are few things that you must remember while writing comments in a C program. Comments about the program should be enclosed within। वो कहता है जो कमेंट होगा ना प्रोग्राम में उसको हमने फॉरवर्ड स्लैश डाल के आगे स्टैटिक डालना है। जब हम स्टार्ट कमेंट करने जा रहे हैं उसके स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक होगा, और उसके एंड में जब हम कमेंट को एंड करने जा रहे हैं तो उसमें स्टैटिक और बैकवर्ड स्लैश होगी। तो ये हमें बता रही होगी कि जो सी कंपाइलर को पता लग जाएगा कि इसके दरमियान में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो कमेंट है, तो उसको मैंने इग्नोर कर देना है, उसका कोई मेरे प्रोग्राम से ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ जो प्रोग्राम लिखने वाला है उसने अपनी आसानी के लिए लिखा है, या किसी दूसरे यूज़र जो इस प्रोग्राम को यूज़ करेगा या जो इस प्रोग्राम को देखेगा उसकी पढ़ने के लिए, उसके रीड करने के लिए, उसकी लॉजिक को समझने के लिए आसानी होगी कि यार ये जोन सा है ये प्रोग्राम और या ये स्टेटमेंट इस प्रोग्राम में क्या कर लिया। ठीक हो गया। Sometimes it is very obvious as to what a particular statement in a program accomplishes. As such time it is worthwhile mentioning the purpose of the statement or a set of statement using a command formula. वो कहता है कई दफ़ा हमें अब जिस तरह यहाँ पे ये SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय 100, ये स्टेटमेंट कई दफ़ा बंदों को कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि यार ये क्या कर रही है। तो इसके ऊपर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और भी काफ़ी सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकेंगे जो कंफ्यूजिंग हो जाएंगी कि यार ये स्टेटमेंट्स असल में कर क्या रही हैं। तो उनके ऊपर जब कमेंट लिख देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि यार ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसका ये पर्पस था और इस वजह से हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है। ठीक हो गया। अच्छा, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम किसी भी जगह पर लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, ठीक हो गया, बीच में लिख सकते हैं, एंड में लिख सकते हैं। किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, स्टेटमेंट के ऊपर लिख सकते हैं, स्टेटमेंट के बीच में लिख सकते हैं, स्टेटमेंट के एंड पे लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा जी स्टैटिक फार्मूला, स्टैटिक डाल के हमने बंद कर दिया इसको,
एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100। तो आगे हमने ये भी ठीक है, ये भी ओके है क्योंकि इसके स्टार्टिंग में आ गया कमेंट। अब हम इस कमेंट को एंड पे ले जाएं तब भी ये ठीक है। एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय 100 फार्मूला और स्टैरिक और स्लैश। और इसको हम दरमियान में भी लिख सकते हैं। दरमियान में कैसे लिख सकते हैं? एस आई, क्योंकि कंपाइलर को इस बात का अंदाज़ा है कि जो चीज़ इनमें लिखी होगी वो क्या होगी, वो एज आ कमेंट ही ली जाएगी। उसका प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ यूज़र ने या प्रोग्रामर ने अपने आसानी के लिए लिखी है। तो ये तीनों फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं, ये कमेंट जो लिखने का तरीक़ाकार हैं, ये तीनों कमेंट लिखने के तरीक़ाकार हैं, ये वैलिड हैं। आप कमेंट को किसी भी जगह पे और किसी भी जगह पे कितनी भी दफ़ा लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है कमेंट लिखने में, ठीक है। द नॉर्मल लैंग्वेज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू टेक्स्ट रिटन विद इन / स्टैरिक, थस वी कैन टाइप दिस टेक्स्ट इन स्मॉल केस कैपिटल और कम। कहता है ये जो कमेंट में जो चीज़ लिखी जाती है वो उसका कोई सी कंपाइलर से ताल्लुक नहीं, उसको हम बड़े लफ्ज़ों में लिखें, छोटे लफ्ज़ों में लिखें, जिस तरह मर्जी लिखें, उसको कोई मसला नहीं होता, ठीक हो गया। दिस इज़ बिकॉज द कमेंट आर सोरली गिवन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्रामर। देखें यहाँ कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कमेंट होते हैं, और द फेलो प्रोग्रामर्स एंड आर कम्प्लीटली इग्नोर बाय द कंपाइलर। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कंपाइलर इनको कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, या ये प्रोग्रामर के लिए होते हैं या इस प्रोग्राम को जो दूसरे समझने चाह रहे होते हैं उनके लिए होते हैं। कंपाइलर का से कोई तल्लुक नहीं होता है। कमेंट्स कैन नॉट बी नेस्टेड, दिस मीन्स वन कमेंट कैन नॉट बी रिटन इनसाइड अनदर कमेंट। फॉर एग्जांपल कहता है कमेंट्स को कमेंट के अंदर नहीं लिख सकते हम। सपोज कर लें हमने लिखा जी स्टैरिक, हमने एक कमेंट लिखा जी कैलकुलेट ऑफ एस आई, हमने फिर / डाली, फिर स्टैर दिया, हमने कहा जी ऑथर बख्तियार, ठीक है, आगे हमने डेट डाल दी, उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम ये एक कमेंट था, ये दूसरा कमेंट स्टार्ट हुआ है और ये दूसरे कमेंट की एंडिंग हुई है और ये पहले कमेंट की एंडिंग, इस तरह हम नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। कमेंट को हम कमेंट के अंदर नेस्ट नहीं कर सकते, ये गलत है। तो ये समझ आ गया, ये इनवैलिड है, कमेंट के अंदर कमेंट नहीं आ सकता है। अ कमेंट कैन बी स्प्लिटेड ओवर मोर देन वन लाइन्स है। कमेंट को हम मोर देन वन लाइन्स पे स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब कि एक लाइन में, मतलब मल्टीपल लाइन्स में। वो क्या करना है, वो किस तरह सपोज कर लें, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने डाला जी कि /स्टैरिक लिखा है, दिस कमेंट हैज़ 3 लाइन्स इन इट। तो ये भी एक वैलिड कमेंट है, ये 3 लाइन्स पे आ रहा है और स्टार्टिंग में हमने कमेंट को स्टार्ट किया है, उसमें /स्टार डाल दिया और एंड में हमने स्टार और बैकवर्ड / डाली है। तो ये 3, तो कमेंट्स को लिखने के तरीक़ाकार आपको समझ आ गया कि कमेंट्स को हम जो उनसे है किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रक्शन के स्टार्ट में लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन के दरमियान में लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस के एंड पे लिख सकते हैं। कमेंट जो होता है उसमें उसके अंदर हम बड़े करैक्टर लिखें, छोटे करैक्टर लिखें या इनकी कम्बिनेशन लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कंपाइलर इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को, ये सिर्फ प्रोग्रामर और उसके फॉलोअर्स के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं, कमेंट्स होते हैं। कमेंट के अंदर हम कमेंट को नेस्ट नहीं कर सकते, वो गलत हो जाता है। कमेंट को हम मल्टीपल लाइन्स पर लिख सकते हैं। तो हाल कमेंट्स के बारे में ये चीज़ें हैं, और कमेंट्स को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम जिस भी स्टेटमेंट का लिखने जा रहे हो जिसका फ्यूचर में मसला बन सकता है, उसके ऊपर हम कमेंट दे दें, ताकि हमें फ्यूचर में जब हम उस प्रोग्राम को देखने जा रहे हो या उस प्रोग्राम को स्टडी करने जा रहे हो तो हमें समझ आ जाए कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कर रही थी। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने मल्टी लाइन कमेंट के बारे में बता दिया। अच्छा, कमेंट्स को कमेंट एक और तरीके से भी लिखने होते हैं। कमेंट एक और तरीके से, ये एक दूसरा तरीका है कमेंट लिखने का। जब हम मल्टी लाइन्स पे कमेंट लिख रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग में डाला / स्टार और 3 लाइनें लिख ली और एंड में डाल दिया जी स्टार बैकवर्ड /। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये भी कमेंट लिखने का तरीका बिल्कुल ओके है। हमने डाली जी 2 / और आगे लिखा है जी कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेशन, और इसमें नीचे हमने दोबारा फार्मूला। तो ये भी बिल्कुल वैलिड तरीकाकार है कमेंट लिखने का। 2 बैकवर्ड / डाल दें आप और उसके आगे एक लाइन लिख लें और फिर 2 बैकवर्ड / डाल दें और आप उसके आगे कोई भी वर्ड लिख लें। तो ये भी वैलिड तरीकाकार है जो कि
ANSI कमेटी ने हमें अलाउ किया है कि हम प्रोग्राम कमेंट्स को सी प्रोग्रामिंग में इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दो तरीक़ेकार हैं, दोनों तरीक़ेकार आपको समझ आ गए होंगे कि कमेंट्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम कमेंट्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीक़ेकार आपको कमेंट्स के हवाले से समझ आ गए होंगे। अब हम अगली चीज़ पे चलते हैं, अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैन। अब हम प्रोग्राम में हमने जब लिखे इंट मैन, तो ये मैन क्या चीज़ है ये समझने वाली है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आप हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करोगे सी में, आप हमेशा स्टार्टिंग में मैन लिखोगे। मैन क्या है, ये क्यों लिखा जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। मैन फॉर्म्स द क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी सी प्रोग्राम। लेट अस अंडरस्टैंड द पर्पज एज इज। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है और जो तरीक़ाकार है इसको हम समझ लेते हैं। मैन इज़ अ फंक्शन। ये मैन क्या है, ये फंक्शन है जिसके आगे आप देखो ना कि ओपन और क्लोज ब्रैकेट है, वो फंक्शन होता है। तो मैन क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक हो गया, ये फंक्शन है। अ फंक्शन इज़ नथिंग बट अ कंटेनर फॉर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये एक कंटेनर होता है, एक डब्बा होता है जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। तो मैन को क्या समझ लें, मैन एक बॉक्स है जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। तो ये एक कंटेनर के तौर पे काम कर रहा है। इन अ सी प्रोग्राम देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शन। सी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। फिलहाल तो हम मैन को डिस्कस करें। सी प्रोग्राम में जब हम लिखने जाएंगे तो हमें बहुत सारे फंक्शन सी प्रोग्राम में हो सकते हैं। ठीक है, टू बिगन विद वी वुड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दोज प्रोग्राम विच हैव ओनली वन फंक्शन। द नेम ऑफ दिस function has to be main. It cannot be anything else. All statements that belong to main are enclosed within a pair of floor brackets as shown below. तो कहते हैं पहले हम सिर्फ एक ही प्रोग्राम को, जिसमें एक फंक्शन होगा ना, मल्टीपल फंक्शन होगा, हम पहले सिर्फ एक ही प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं जिनमें सिर्फ एक फंक्शन होगा। जिस तरह की ये मैन का फंक्शन है। अब मैन एक कंटेनर के तौर पे काम कर रहा है, तो मैन जो फंक्शन वो शुरू कहाँ से होगा, मैन फंक्शन शुरू कहाँ से होगा, सबसे पहले उसमें स्टार्टिंग में फ्लावर ब्रैकेट आ जाएगी, ओपन फ्लावर ब्रैकेट आ जाएगी या करली ब्रैकेट आप इसको कह सकते हो। ओपन मैन फंक्शन लिखा, मैन फंक्शन लिखने के बाद हमने ओपन करली ब्रैकेट्स लिखी, उसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी और उसको करली ब्रैकेट का जो क्लोजिंग होती है उससे हमने उसको बंद कर दिया। तो इसके अंदर जितनी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी वो मैन की होंगी, जितनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर लिखनी होंगी वो मैन की स्टेटमेंट्स होंगी। तो जो भी करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखने होंगी वो मैन की स्टेटमेंट्स होंगी, मैन फंक्शन की स्टेटमेंट्स होंगे। तो जैसे कि मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैन जो है वो हमेशा इस तरह से लिखने होगा। हमने लिखा जी इंट मैन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। तो हमने ये एक मैन का फंक्शन लिख लिया। ठीक हो गया। The way function in a calculator return a value, similarly functions in C also return a value. Main function always return an integer value, hence there is an int before the main. कहता है जिस तरह कैलकुलेटर में कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर की एग्जांपल आपको पता है। कैलकुलेटर में जब हम 1 + 2 करते हैं तो उसके बाद हम जब इक्वल टू दबाते हैं तो हमें कोई वैल्यू वो रिटर्न करता है, 1 + 2 = 3। इस तरह जो मैन का फंक्शन है ना, मैन का फंक्शन वो भी हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और हमेशा हमें वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसलिए हमने उसके स्टार्टिंग में क्या लिख दिया है, इंट लिख दिया है कि ये जो मैन का फंक्शन है ये हमेशा क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। द इंटीजर वैल्यू दैट वी आर रिटर्निंग इज़ 0। पहले यहाँ पे हम जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि पीछे फंक्शन में मैंने बताया कि ये हमेशा रिटर्न करेगा, इसलिए हमने क्या लिखा है, रिटर्न 0। रिटर्न 0 लिखा है तो ये हमें क्या 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। 0 इंडिकेट्स सक्सेस। इफ़ फॉर एनी रीज़न द स्टेटमेंट इन मैन फेल्स टू डू देयर इंटेंडेड वर्क वी कैन रिटर्न अ नॉन ज़ीरो नंबर फ्रॉम मैन, दिस वुड इंडिकेट फेलियर। कहता है अगर 0 के अलावा कोई वैल्यू वो रिटर्न करता है, 0 का मतलब है कि ये सक्सेस हुई है। अगर हम किसी तरह 0 रिटर्न नहीं करता है मैन, तो इसका मतलब ये है कि फेलियर हो गया। हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स हैं, उनमें कोई ना कोई गलती आ गई, कोई ना कोई मसला आ गया और हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही तरह से रन नहीं हो सकी, इस वजह से हमें फेलियर आ गया। सम कंपाइलर्स लाइक टर्बो सी, C++ इवन परमिट अस टू रिटर्न नथिंग फ्रॉम मैन। कहता है कुछ C++ के कंपाइलर्स हैं जो कि कहते हैं जी कि मैन कुछ भी ना, उसमें स्टार्टिंग में क्या लग जाता है, इंट की जगह पे क्या लग जाता है, वाइड लग जाता है, VOID वाइड, कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है,
कुछ सी के कंपाइलर ऐसे हैं। इन सच केसेस वी वुड प्रोसीड इट विद द कीवर्ड वाइड। मैंने आपको बता दिया कि उसको हम उसके स्टार्टिंग में कौन सा कीवर्ड रख लेंगे, वाइड का कीवर्ड लगे। बट दिस इज नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग द मैन। ये स्टैंडर्ड वे नहीं है मैन को लिखने का, ये नॉन स्टैंडर्ड वे है। अगर हम वाइड से लिख रहे हैं तो मैं वी विल डिस्कस फंक्शंस एंड देयर वर्किंग इन अ ग्रेट। हम आगे जब लेक्चर्स करेंगे उनमें हम देखेंगे, ग्रेट डिटेल में देखेंगे कि मैन फंक्शंस क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में और ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे जो सा मैन फंक्शन के हवाले से आगे हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये जो चीज़ें की थी, वेरिएबल्स एंड देयर यूजेज। अब यहाँ पे जो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं अपने प्रोग्राम में, हम उसके हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट करें। वी हैव लर्नड कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन आइसोलेशन। हमने पहले पढ़ा है कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड देयर सिग्निफिकेंस विद रेफरेंस टू अवर फर्स्ट सी प्रोग्राम। अब हम उनकी अपनी जो सी प्रोग्राम हमने पहले लिखा है उसके हवाले से अब हम उनको देख लेते हैं कि उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा जी इंट पी कोमा एन, ये डिक्लेरेशन होगी। फ्लोट, ये देखें पहले इंट की ये एक डिक्लेरेशन है। फ्लोट आर कोमा एस आई, ये दूसरे वेरिएबल, ये पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, ये दूसरे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। और ये जो उनसे क्या नाम है, ये तीसरा यूजेज। इनकी अब यूजेज देखें कहाँ पे, ये हमने यहाँ पे इनको यूज़ कर लिया था। पी को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, एन को, आर को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। पहले हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया और फिर हमने उनको यूज़ कर लिया। इन द स्टेटमेंट, अब देखिए इन द स्टेटमेंट एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई एन मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई 100। ये जो स्टैरिक और स्लैश का मतलब है ना, ये स्टैरिक, ये जो स्टैरिक हमने लिखा है और ये जो हमारे पास स्लैश है, इसका क्या मतलब है। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिस तरह हम उधर प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड लिखते हैं ना, यहाँ पे ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं सी प्रोग्रामिंग में। ये जो स्टैरिक है ना, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और ये जो स्लैश का मतलब, इसका मतलब है डिवाइड। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो स्टैरिक यहाँ पे लिखा जा रहा है इसका क्या मतलब है और ये जो स्लैश का निशान लगा हुआ है इसका क्या मतलब है। ठीक है, द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी आर प्लस माइनस स्टैरिक एंड डिवाइड। तो सी में क्या है, प्लस के लिए क्या है, प्लस यूज़ होता है सी में, सी प्रोग्रामिंग। माइनस के लिए माइनस यूज़ होता है, मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक यूज़ होता है, और डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होती है। ठीक हो गया, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं सी में। सी इज़ वेरी रिच इन ऑपरेटर्स, कहते हैं सी बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स, बहुत ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ करती है। देयर आर एज मैनी एज 45 ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी। सी में कितने ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, 45 ऑपरेटर्स। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि 45 कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। एंड का ऑपरेटर है, ठीक है, और का ऑपरेटर है, ठीक है, नॉट का ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है, मतलब बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं सी प्रोग्रामिंग में। वो हम उनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये ऑपरेटर्स क्या हैं और इनके क्या क्या मकसद है। तो 45 ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग। सरप्राइजली देयर आर नो ऑपरेटर्स फॉर एक्सपोनेंशियल अ स्लिप विच कैन बी फॉरगिवन कंसीडरिंग द फैक्ट दैट सी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल नॉट बाय कमिट। कहता है कुछ जिस तरह एक्सपोनेंशियल ये देखें, एक्सपोनेंशियल का कोई उन्होंने नहीं दिया गया कि यार एक्सपोनेंशियल के लिए कोई ऑपरेटर होना चाहिए था एक्सपोनेंट निकालने के लिए। तो कहता है ये इसको हम फॉरगिव कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक बंदे ने बनाई है, इसको कोई पूरी कमेटी ने नहीं बनाया। इस वजह से हम इस चीज़ को जो है ना स्किप कर लेते हैं, इसको फॉरगिव कर देते हैं कि माफ़ी दे देते हैं उसको कि यार तुमने ऐसा क्यों नहीं किया है। ठीक हो गया, तुमने क्यों नहीं एक्सपोनेंशियल के लिए ऑपरेटर बनाया, तो हम उसको माफ़ी दें। अब यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ हुई थी, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या चीज़ काम कर रही है यहाँ पे, प्रिंट एफ का क्या मकसद है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। बस ये एक दफ़ा आपको उसका सेंटेक्स समझ आ गया तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहते हैं जो प्रिंट एफ और इसका पर्पज़ क्या है, सी डज नॉट contain any instruction to display output on the screen. All outputs to the screen is achieved using a ready-made library function. One such function is printf. Let us understand this function with respect to our program. ये जो printf है ये क्या है, ये एक रेडीमेड फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग में पीछे बना दिया गया है ताकि इस प्रिंट एफ को यूज़ करते हुए हम स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई हम अपना रिजल्ट को शो कर सकें। स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो करने के प्रिंट एफ का फंक्शन दिया गया जो कि रेडीमेड ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हम प्रिंट एफ करेंगे तो प्रिंट एफ से जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया होगा वो हमें ब्लैक सी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, इसका रिजल्ट ये आया। वंस द वैल्यू ऑफ एस आई इज कैलकुलेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एस आई की जो वैल्यू जब ये वाली वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएगी तो उसको हम क्या कर देंगे, जब वैल्यू ये कैलकुलेट हो जाएगी तो वंस द वैल्यू ऑफ एस आई इज कैलकुलेटेड इट इज़ नीडेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। वी हैव यूज प्रिंट एफ टू डू सो। इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमने क्या किया, हमने प्रिंट एफ का फंक्शन लगा दिया कि जो वैल्यू कैलकुलेट हो गया है वो हमें शो हो कि क्या वैल्यू बनी है। फॉर अस टू बी एबल टू यूज द प्रिंट एफ फंक्शन इट इज़ नेसेसरी टू यूज हैश इंक्लूड studio.h एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। हैश इंक्लूड इज अ
predecessor directive. Its purpose will be clarified in chapter 8. For now we use it whenever you use printf. अब इस printf को ना यहाँ पे लिखने के लिए printf की समझ नहीं लगेगी कि printf क्या काम कर रहा है, ये printf कहाँ से आया, ये सी कंपाइलर को नहीं समझ आएगी अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अगर हमने ऊपर ऐश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ना लिखा ना, ऐश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये चीज़ ना लिखी तो हमें ये एरर दे देगा, हमें ये एरर रिटर्न कर देगा। सी कंपाइलर जब कंपाइल कर रहा होगा हमारे प्रोग्राम को तो एरर रिटर्न कर देगा कि यार ये printf तुमने क्या लिखा है, इसका पर्पज़ उसको समझ नहीं आएगी ये printf कहाँ से आया। जब तक हम ऊपर है ऐश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच में, ये एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन हैं, उनमें से एक फंक्शन printf का फंक्शन डिफाइन है, तो ये इसको इंक्लूड करना। स्टूडियो डॉट एच एक लाइब्रेरी है, ये इंक्लूड ऐश इंक्लूड लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम लाइब्रेरी को इंक्लूड करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और आगे लाइब्रेरी का हम नाम लिख देंगे ग्रेटर दैन और लेसर दैन में। जब हम स्टूडियो डॉट एच लिख देंगे तो उसको समझ आ जाएगी कंपाइलर को, सी के कंपाइलर के। यहाँ तक मैं आपको सिर्फ सिंपल सी, इसके बारे में हम ग्रेट डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर्स में कि इसमें और कौन कौन से फंक्शंस है और क्या क्या। मेन चीज़ जो समझने वाली यहाँ पे है कि यहाँ पे ये स्टूडियो डॉट एच एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन है, उनमें से एक printf का फंक्शन भी डिफाइन है। जब कंपाइलर जब ऊपर सबसे पहले जब कंपाइलर मैंने आपको बताया कि लाइन बाय लाइन रीड करता है, तो जब वो पहली लाइन को रीड करेगा तो वो कहेगा ऐश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, तो उसको समझ आ जाएगी कि इसमें से इसने प्रोग्राम में कोई ना कोई फंक्शन यूज़ किया होगा, तो जिसको मैं देख लूँ कि इसने कौन सा फंक्शन यूज़ किया और उससे उस तरह का टास्क मैं परफॉर्म करवा लूँ, वो एरर नहीं आपको रिटर्न करेगा। अगर आपने ये ऐश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच नहीं लिखा होगा तो वो कहेगा जी printf क्या चीज़ है, मुझे तो पता ही नहीं, कंपाइलर को तो पता ही नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि जब भी आप printf का फंक्शन यूज़ करने जा रहे हो तो आपने ऊपर उसकी लाइब्रेरी ऐड ज़रूर करनी है जो कि है स्टूडियो डॉट एच, और उसका सिंटैक्स यही है हैश इंक्लूड्स ब्रैकेट अपना ग्रेटर दैन का साइन इंक्लूड और लेसर दैन का साइन, उसके दरम्यान में स्टूडियो डॉट एच लिख देना है। अब अगली चीज़ जो है द जनरल फॉर्म ऑफ printf फंक्शन। अब मैं जनरल फॉर्म आपको printf फंक्शन की बता दूं कि जनरली की क्या है। इसका मतलब ये है, हमने लिखा जी printf लिखा है ना, इसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे ये पे करें ये ग्रेटर दैन का साइन, यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है, लेसर दैन का साइन है, फिर कॉमा, उसमें क्या है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन कंटेन पर्सन। अब ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो %f लिखा हुआ है ना, जैसे कि मैंने पीछे अपने प्रोग्राम में %f लिखा हुआ है, %f का क्या मतलब है, %f का मतलब है कि ये जब printf के फंक्शन में %f यूज़ हुआ होगा ना, इसका मतलब है कि ये रियल वैल्यू को प्रिंट करेगा, रियल वैल्यू को जो डेसिमल्स में वैल्यू फॉर प्रिंटिंग, ये रियल वैल्यू को प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। जब यहाँ पे लिखा होगा %d, ये यूज़ होगा इंटीजर को प्रिंट करने के लिए, फॉर प्रिंटिंग इंटीजर वैल्यूज़, ठीक हो गया। और %c का मतलब है, आप यहाँ से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, %c का मतलब है फॉर प्रिंटिंग करेक्टर वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्योंकि हमने क्योंकि फ्लोट SI जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसका टाइप क्या थी, SI फ्लोट थी, इसलिए हमने यहाँ पे %f लिखा है ताकि हम फ्लोटिंग वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा सकें। बात समझ गए यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो printf का फंक्शन होता है उसके फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपको समझ आ गई कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, %f आ सकती है, %d आ सकती है और %c आ सकती है। In addition to the specifiers like %f, %d, the format string may also contain any other character. These characters are printed as they are when printf is. कहते हैं इसके अंदर कोई और भी कैरेक्टर आ सकता है, मतलब %f, %d, जिस तरह \n लिख दिया है इसमें हमने \n। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि ये \n का क्या मतलब है। \n का मतलब है कि नई लाइन पे चले जाओ। इसके अलावा अगर इसमें कुछ और लिखा होता, C, D, E, F कुछ भी लिखा होता, तो वो उसको उसके जैसे ही वो printf का फंक्शन एग्जीक्यूट होता तो वहाँ पे जो भी कैरेक्टर लिखा होता उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा सकता। ठीक हो गया। तो इसके अलावा भी %f के अलावा %d और %c के अलावा भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसमें printf के फंक्शन के फॉर्मेट स्ट्रिंग में कोई और भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप उसके साथ कोई कैरेक्टर्स नहीं लिख सकते %c, %f या %d के साथ। ठीक है। अब अगली चीज़ है जो कि अब मैं आपको इसको भी थोड़ी सी, ये जो मैंने बताया कि यार इसके अंदर कोई और भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। सपोज़ कर लें हमने लिखा जी printf
परसेंटेज एफ फ्लोटिंग वैल्यू को प्रिंट करो और वेरिएबल का आगे नाम दे दिया कि इसकी, ये जो एस आई का मतलब है कि इसकी फ्लोटिंग वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करो, एस आई की। जो कॉमा के बाद जो वेरिएबल लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू को ही सिर्फ वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। ठीक हो गया। कॉमा लगा के जो आगे हमने वेरिएबल का नाम दिया हुआ है उसकी वैल्यू को ही वो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। ये तरीकाकार है प्रिंट एफ के फंक्शन का। अब हम एक और दफ़ा प्रिंट एफ का फंक्शन लिख देते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी परसेंटेज एफ और हम परसेंटेज एफ हमने परसेंटेज एफ किया, ठीक है, कॉमा डाला। उसके बाद हमने क्या किया जी, इनको हमने डबल कोट्स में कर लिया, इन सारों को हमने डबल कोट्स में कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया जी, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लूँ थोड़ा। इसके बाद हमने कॉमा लगाया यहाँ पे और अब हमने लिखा जी पी कॉमा एन कॉमा आर कॉमा एस आई। तो जितने भी वेरिएबल्स को हमने जितने वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है उनके हिसाब से। अब ये जो पी और एन थे, अगर आप हम पीछे देखें, अब ये पी और एन जो थे ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स थे, देखें इन टाइप के वेरिएबल, इसलिए हमने डी को यूज़ किया है ताकि हम इनकी इंटीजर टाइप की वेरिएबल को वैल्यू को हासिल कर सकें। और आर और एस आई फ्लोटिंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है, इसलिए हमने परसेंटेज एफ और परसेंटेज एफ लिखा ताकि हम आर और एस आई की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा सकें। इसके अलावा एक और तरीकाकार जो मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ आर एस रुपीज़ परसेंटेज एफ कॉमा एस आई। अब ये क्या करेगा, ये लिखेगा सिंपल इंटरेस्ट स्क्रीन के ऊपर इक्वल टू लिखेगा, आगे रुपीज़ लिखेगा, आगे जो एस आई वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देगा। एक और तरीका देख लें, प्रिंट एफ इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज इक्वल टू परसेंटेज डी ब्लैक स्लैश एन, ये कह रहा है नई लाइन पे चले जाओ, ठीक है। उसके बाद वो कहता है रेट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, रेट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, इसको डबल कोट्स को बंद कर दो, पी कोमा आर और ब्रैकेट क्लोज करके। अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा प्रिंसिपल लिखेगा स्क्रीन के ऊपर इक्वल टू लिख के परसेंटेज डी इंटीजर टाइप वेरिएबल, जो पी की इंटीजर टाइप वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करेगा अगली लाइन पे। मतलब ये करेगा प्रिंसिपल लिखेगा इक्वल टू लिखेगा, आगे पी की वैल्यू लिख देगा और स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद वो नई लाइन चले जाएगा, यहाँ पे लिखेगा रेट लिखेगा, आगे आर की वैल्यू लिखेगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये इस तरह से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराएगा वैल्यूज़ को। समझ आ गई। इस मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिनसे हम वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल की वैल्यू आगे वो 1000 लिख देगा और आर की वैल्यू वो 8.512345 तो ये इस तरह से वैल्यूज़ को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देगा। तो बैक स्लैश एन क्या कर रही है, जस्ट उनको नई लाइन पे लेके जा रही है। तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ बैक स्लैश एन डूइंग दिस स्टेटमेंट, इट इज़ कॉल्ड न्यू लाइन एंड इट टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर यू गेट द आउटपुट स्प्लिट ओवर 2 लाइन्स। तो 2 लाइन्स पे आपकी जिस तरह प्रिंसिपल एक लाइन पे जिस तरह प्रिंसिपल एक लाइन पे आ गया और रेट जो है वो दूसरी लाइन पे आ गया। बैक स्लैश एन इज़ वन ऑफ द several escape sequence available in C. There are discussed in detail. इनको आगे ये इस पे escape sequences हैं, मतलब नेक्स्ट है बहुत सारे escape sequences और भी हैं, तो उनको हम आगे जब लेक्चर्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। राइट नाउ जो सेट ऑल वी कैन से इज बैक स्लैश एन कम्स इन हैंडी व्हेन वी वांट टू फॉर्मेट द आउटपुट प्रॉपर्ली ऑन सेपरेट लाइन। ये उस टाइम ज़रूरत पड़ती है जब हम अपनी आउटपुट्स को मुख्तलिफ लाइन्स पे ना सेपरेट लाइन्स पे लिखना चाह रहे हो, तो वहाँ पे हम ब्लैक स्लैश को, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो प्रॉपर्ली फॉर्मेट में आए, खूबसूरत फॉर्मेट में आए। एक लाइन पे सारी चीज़ें लिख देंगे तो वो अच्छा फॉर्मेट नहीं लगेगा, वो अजीब सा लगेगा, हमें भी उसको पढ़ने में मुश्किल होगी, हमें समझ में आने में मुश्किल होगी। प्रिंट एफ can not only print values of the variables, it can also print the result of an expression. An expression is nothing but a valid combination of constant variables and operators. Thus 3, 3 plus 2c and a plus b multiplied by c minus d all varied expression. सपोज कर लें हम यूँ भी कर सकते हैं, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये लाजमी नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा के आपको बता देता हूँ। ये लाजमी नहीं है कि आप जो सा है मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ये लाजमी नहीं होता कि जो प्रिंट एफ का फंक्शन है वो सिर्फ वेरिएबल्स के नाम को ही स्क्रीन पे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को ही स्क्रीन पे डिस्प्ले, आप इसके थ्रू कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सपोज कर लें किस तरह, मतलब हमने लिखा जी प्रिंट एफ लिखने के बाद हमने परसेंटेज डी लिखा,
परसेंटेज डी लिखा, परसेंटेज डी लिखा और परसेंटेज डी लिखा। उसके बाद हमने कहा 3,3+2, उसके बाद सी कॉमा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी माइनस डी। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ये कांस्टेंट है, ये 3 क्या है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा। फिर 3+2 5 की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा। फिर सी एक वेरिएबल है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा। और फिर इनके रिजल्ट को ए की जो भी वैल्यू होगी ए प्लस बी करके मल्टीप्लाई बाई सी माइनस डी करके इनकी जो वैल्यू होगी उसको भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा। तो नोट दैट 3 एंड सी आल्सो रिप्रेजेंट अ वेरिएबल एक्सप्रेशन। 3 एंड सी, 3 एक कांस्टेंट हो गया और सी एक वेरिएबल हो गया, तो ये भी एक वैलिड एक्सप्रेशन है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये हमें समझ आ गई कि प्रोग्राम में प्रिंट एफ का फंक्शन क्या कर रहा है और इसका क्या मकसद है और ये किस लिए यूज़ होता है और ये किस तरह से यूज़ होता है। वंस यू हैव रिटन द प्रोग्राम यू नीड टू टाइप इट एंड इंस्ट्रक्ट द मशीन टू एग्जीक्यूट इट। अब जब हमने प्रोग्राम लिख लिया, अब हम तो मशीन को कहेंगे कि इसको इंस्ट्रक्ट करो और इसको अब एग्जीक्यूट करके इसकी स्क्रीन के ऊपर हमें बताओ कि क्या रिजल्ट आया। द टाइप योर सी प्रोग्राम टू टाइप योर सी प्रोग्राम यू नीड अनदर प्रोग्राम कॉल्ड एडिटर। अब सी प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको एक और कोई चीज़ चाहिए होगी, एक और प्रोग्राम चाहिए होगा जिसको कहते हैं एडिटर। एडिटर से मतलब है कि इसके हम एडिट करेंगे, अभी प्रोग्राम को लिखेंगे, एडिट करेंगे। वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन टाइप्ड इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज। अब हम तो इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन मशीन को तो नहीं पता प्रिंट एफ और ये चीज़ें क्या है, प्रिंट एफ क्या है, सी क्या है, इंट क्या है, ये तो इसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में तक, क्योंकि मशीन सिर्फ 0 और 1 को समझ सकती है, उसको सिर्फ पता है 0 है या ऑन है या ऑफ है, इसके अलावा उसको कुछ समझ नहीं आता है मशीन को। तो जो हमारा प्रोग्राम है उसमें किस चीज़ में कन्वर्ट होना होता है, मशीन लैंग्वेज में लाजमी कन्वर्ट होना होता है। तो कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन बिफोर द मशीन कैन एग्जीक्यूट इट, ताकि मशीन उनको एग्जीक्यूट कर सके। टू कैरी आउट दिस कन्वर्जन वी नीड अनदर प्रोग्राम कॉल्ड कंपाइलर। तो यहाँ पे कंपाइलर का काम आता है। कंपाइलर क्या करता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन उसको एग्जीक्यूट करके हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा सके रिजल्ट को। कंपाइलर में अंदर प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी विच कंसिस्ट ऑफ एन एडिटर एज वेल एज द कंपाइलर। जो जितने भी कंपाइलर के वेंडर्स हैं ना, वो हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देते हैं, जिसमें हमारे पास एडिटर होता है, जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं और साथ उसके कंपाइलर अटैच हुआ होता है। जब भी हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन उसको समझ के हमें रिजल्ट शो करा सके। देयर आर सेवरल integrated development environments available in the market targeted towards a different operating system and a microprocessor, details of which IDEs to use, how to procure, install and use it are given in, वो आगे दिए गए लिस्ट में कि यार प्लीज़ गो। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं कि मुख्तलिफ जो IDEs इन्वायरमेंट्स है ना, मुख्तलिफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स दी गई हैं, उनको किस तरह से यूज़ करना है वो आगे हम देखेंगे। हम जब सी का प्रोग्राम कंप्यूटर पे लिखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यार हमने प्रोग्राम को किस तरह लिखना है, उसको किस तरह कंपाइल करना है और किस तरह रन करना है, ताकि हम आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर दे सकें। तो ये हम अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि हम रिसीविंग इनपुट, हम जो हमारे प्रोग्राम है उससे हम अपने इनपुट किस तरह रिसीव कर सकते हैं। हम कहते हैं कि यूज़र इनपुट दे, उसको प्रोग्राम कैलकुलेट करे और कैलकुलेट करके स्क्रीन के ऊपर शो करे। ये तो हमने डायरेक्ट खुद से इनपुट दी थी ना। अब हम कहेंगे कि यूज़र से हम किस तरह इनपुट ले सकते हैं और उनको हम कैलकुलेट करके रिजल्ट को हम किस तरह स्क्रीन के ऊपर शो करा सकते हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक हो गया। इस लेक्चर में इतना ही हमने, इस लेक्चर में मैं समराइज़ कर देता हूँ कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। इस लेक्चर में हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा है कि प्रोग्राम हमने, क्योंकि वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कैरेक्टर्स को, जो वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड्स को हमने देख लिया था कि हम किस तरह बना सकते हैं, किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को, डिजिट्स को और स्पेशल सिंबल्स को यूज़ करते हुए। और अब हमने देखना था कि हम उन वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड को यूज़ करते हुए अपना पहला प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन किस तरह लिख सकते हैं। तो हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा, जो कि आपको ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। ये जो पहला प्रोग्राम लिखा, इसमें हमने सारी चीज़ों को देखा कि हम प्रोग्राम में कमेंट का क्या मकसद होता है, कमेंट किस किस तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके से हम कमेंट्स को लिख सकते हैं। कमेंट्स का मकसद क्या होता है, कमेंट्स का मकसद, कंपाइलर कमेंट्स को क्या समझता है, कंपाइलर कमेंट्स को। इसके अलावा हमने देखा कि हम जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हर इंस्ट्रक्शन जो है हम नई लाइन के ऊपर लिखेंगे। जब हम अपना प्रोग्राम लिखने जा रहे होंगे तो हर इंस्ट्रक्शन को हम न्यू लाइन पे लिखेंगे।
उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन को जहाँ पे हमने जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है हम उसको वहाँ पे लिखेंगे। हमने अगर आगे पीछे लिख दी तो हमारे कंपाइलर को मसला आ जाएगा, ठीक है, कंपाइलर सही तरह से कंपाइल नहीं कर पड़ेगा और हमें सही तरह से आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा हमने देखा कि मैन का फंक्शन क्या होता है और मैन फंक्शन क्या है और मैन क्या काम करता है। उसके बाद हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन की कि प्रिंट एफ क्या चीज़ है, प्रिंट एफ का मकसद क्या है। प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो स्टूडियो डॉट एच लाइब्रेरी में दिया गया है, ठीक हो गया। और प्रिंट एफ के ज़रिए हम किस तरह से जो चीज़ों को वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को किस तरह से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं, हमने प्रिंट एफ के फंक्शन के हवाले से पढ़ा। अब हम अगले लेक्चर में चला देखेंगे कि हम अब यूज़र से इनपुट किस तरह से रिसीव कर सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा सकें। उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है और वो किस तरह से काम करता है। ठीक हो गया।